तक इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको हल करा देवे अपना पूरा तन मन और धन और अपनी शक्ति लगा दी। माननीय प्रकाश जारवाल जी ने, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना 2 मिनट में अपना संबोधन करें। आदरणीय विधायक प्रकाश जारवाल जी। मेरे बुजुर्ग आदरणीय गोयल साहब, गुप्ता साहब और जितने भी साथी यहाँ बैठे स्टेज पे, सभी का स्वागत है और अभिनंदन प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि आपके साथ मैं स्टेज शेयर कर सका। आप सभी का धन्यवाद। पहले तो जैसे कि इस स्कूल में अभियान चलाया गया है शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के माध्यम से, मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे एनजीओ के द्वारा हर वर्ष या शायद तिमाही पे कैंप लगाए जाते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो बड़ी खुशी हो रही है कि जानकर के हमारे क्षेत्र में एनजीओ जो भी शिक्षा स्वास्थ्य समिति के यहाँ पर मेंबर हैं वो बिल्कुल ध्यान देते हैं इस चीज पर कि आप लोगों को लगातार कैंप की सुविधाएं दी जाए, चाहे वो आई चेकअप हो, चाहे किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चीज हो आपके लिए कर रहे हैं। पहले तो उन्हीं सभी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ अपनी तरफ से, और डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय देकर हमारे क्षेत्र में आए। डॉक्टर साहब धन्यवाद। मुलाकात भी दिन से रही, इसी बहाने मुलाकात हुई। वैसे तो ये स्टेज नहीं है कि बातें पॉलिटिकल की जाए, मगर कई लोग मेरे क्षेत्र के, तो बता रहा हूँ, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जो नहीं मुलाकात कर पाते मुझसे कि जी पानी की समस्या के लिए क्या हो रहा है और कब तक ये समस्या समाप्त हो जाएगी। एच ब्लॉक, तिगड़ी और दक्षिणपुरी, इन सभी की पानी की समस्या खत्म कर दी गई है। आप बस 8 महीने का समय और दीजिए, संगम नहर का भी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन कर रहे हैं, टैंकरों की सुविधाएं कर रहे हैं, और जैसे ही वो हो जाएगी आप लोगों को उसकी सुविधा मिलने लगेगी। और बहुत सारी चीजें, मैं ये स्टेज नहीं है बताने का, कभी आपके ब्लॉक में कोई मीटिंग होगी तो बताऊंगा। तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे कीमती समय दिया और आप मुझे बड़े ध्यान से सुना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे विधायक जी को जा चुका साहब बनारसी, और यहाँ के संस्थापक हैं अनिल गोयल जी, बाबू सिंह जी और मंच पे आसीन जो भी व्यक्ति है वो, और इस संस्था से लिए जोरदार तालियां बजाओ। और इस संस्था से मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे कैंप लगातार लगते रहे। बाकी हमारे संगम नहर विधानसभा में ई ब्लॉक में जहाँ डॉक्टर एस.एल. गुप्ता का ऑफिस है, वहाँ हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से 1 घंटे, लेकिन फिर वो पानी वानी के लिए सबके लिए बोल गए कि पानी आ गया, ये आ गया। आइए उनको ये पता नहीं कि हम मोदी जी आ गए हैं और अच्छे दिन आ गए हम सभी लोगों के। अगर अच्छे दिन आए हैं तो तालियां बजाइएगा, पीछे से तालियां नहीं बजी, अच्छे दिन नहीं आए अभी। राष्ट्रीय सेवा समिति और हमारे भाई गौतम साहब, अगर उनका उनसे पहले 30% तस्वीर करना, एक ऐसी सेक्शन जो इलेक्टिव तो नहीं लेकिन सिलेक्टिव के तौर पर ऑल इंडिया लेवल पर एक जाना पहचाना चेहरा, तो किसी व्यक्ति एक बड़ी शख्सियत जो पढ़ लिखे तक का होता है, वो एक सेक्युलर है, और वाकई में ऐसे लोग इस देश को मिलने चाहिए और ऐसा प्रतिनिधि इस देश को मिलना चाहिए। और दूसरे हमारे बीच में अनिल गोयल साहब, जो अभी अभी पता लगाया कि इस साम्राज्य के वो खुद मालिक हैं, और उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के लिए ये जो प्रोग्राम किया है। संगम बिहार विधानसभा की शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति और दिल्ली विधानसभा का माया विद्या निकेतन, और इसका मतलब सिर्फ ये है कि मिलजुल के ही कार्य हो सकता है, और खासकर इन सब विधानसभाओं में जहां पर हमारी तरह के लोग रहते हैं जिन्हें बहुत जरूरत, खासकर शिक्षा की और स्वास्थ्य। अगर पिछले 65 वर्ष के में हम अपने सरकार के हिसाब से देखें तो अगर सरकारें सब काम कर ली होती तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन न बनाए,
तो अगर एनजीओ बनाए गए हैं तो किसी न किसी मुहिम के तहत तो किसी न किसी सोच के तहत। और एनजीओ का कार्य यह है कि सरकार जिन जगहों पर न पहुंच पाए उन जगह पर ये एनजीओ कार्य करे। ऐसी हमारी शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष श्री एमबी गौतम जी, क्योंकि ये गौतम जी हर तरफ, तो मुझे नाम तो लेना पड़ेगा। चेयरमैन श्री ओपी गौतम जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट धर्मेंद्र राघव जी, जनरल सेक्रेटरी श्री आरपी गौतम जी, ट्रेजरर मोहम्मद लियाकत साहब और माया गोयल विद्या निकेतन के अध्यक्ष, इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी श्री अनिल गोयल जी, यहाँ पर उपस्थित संगम बिहार विधानसभा के 186 वार्ड से पार्षद कालीचरण शर्मा जी, श्री जोशी जी जो हमारे पुराने दोस्त भी हैं और क्षेत्र के अच्छे समाज सेवी हैं, जिन्हें मैंने कई मंच पर समाज की सेवा करते हुए देखा। 33 लाख कर्मचारियों की जो कॉर्पोरेशन है उसके चीफ पैटर्न आदरणीय AR जोशी जी, समता सैनिकों के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय AR जोशी जी, भारत विश्व परिषद के चीफ पैटर्न माननीय AR जोशी जी, और इस देश में इस दिल्ली में आज तक जो भी आपत्ति आई, अगर रात को 12 बजे भी किसी ने फोन किया, और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक मेरे 25 साल के समय में कि जोशी साहब के फोन को न सुना हो और उस पर एक्शन न लिया हो। जितनी तारीफ की जाए आदमी जोशी साहब की उतनी कम है, क्योंकि हमने 25 वर्षों में जो उनसे सीखा है, बाबा साहब के मिशन को जो सीखने का काम किया है, हमने भी अपना सहयोग दिया। लेकिन जोशी साहब का अमूल्य समय तन मन और धन इस भारत के लिए, बाबा साहब के समाज को इस मिशन को चलाने के लिए जो किया है, तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। मैं आदरणीय जोशी साहब से अनुरोध करूंगा जो आए और संबोधित करेंगे। आज के इस शिक्षा स्वास्थ्य समिति के बहुत ही पावन सम्मेलन में दो विचार गोष्ठी यहाँ रखी गई है। इस भारतवर्ष में शिक्षा का जो महत्व है, मैं समझता हूं कि शिक्षा का जो परसेंटेज है वो हमारे देश में गांव देहात में, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही जो एसटी क्षेत्र जहां पर लोग भीड़ में रहते हैं, वहां शिक्षा नाम की चीज नहीं है। और यदि कोई भी एनजीओ इस शिक्षा पे काम करता है तो मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा दान समझता हूं। शिक्षा एक बहुत बड़ा दान है। शिक्षा के एब्सेंस में व्यक्ति एक जानवर के समान होता है। आज इस भारतवर्ष में चूंकि पॉपुलेशन इतनी है, यहाँ की जनसंख्या इतनी है, सब लोगों के पास संसाधन नहीं है, सब लोगों के पास कृषि भूमि भी नहीं है। सब लोग और शिक्षा के अलावा यदि उनका उद्धार हो सकता है दूसरा कोई औजार नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। तो साथियों, जो बच्चे आज शिक्षा से दूर रह करके, देखा होगा आपने, जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती टाइम पर, वो एक किस्म से अपना जीवन यापन किस तरह करते हैं, इसकी बहुत अच्छा उदाहरण जो हमारे बहुत सी कॉलोनी है वहां से देखने को मिलेगा आपको। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे कमजोर वर्ग के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दें, वो पढ़ाएं, और उनके जो माताएं बहनें हैं अपने बच्चों को शुरुआत दौर में, किसी ने कहा है कि सबसे पहली पाठशाला उसकी मदर होती है। और जब आप जितने भी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, जब आप ये सोच लेंगे कि हमें अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है, तो आप उसी तरह से उनको कंडक्ट करेंगे। आज जब बच्चे पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर या और कोई बहुत बेहतर जीवन यापन करेंगे,
तो बीच में आपकी भी सेवा करने का काम करेंगे साथियों। आज हमारे देश में चूंकि हम शिक्षा में सबसे पीछे पिछड़े हुए हैं, भारतवर्ष को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आज तक आई सबने भगाने का काम किया। शिक्षा में किसी ने कोई खास मुझे ध्यान नहीं दिया। साथियों, जब तक इस भारतवर्ष की शिक्षा पर विशेष अभियान नहीं चलेगा तब तक इस देश का उद्धार होने वाला नहीं। बहुत परसेंटेज और पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें लोग बड़ी मुश्किल से जिनको रोटी नहीं मिलती, उनके लिए और कोई औजार नहीं, उन्हें अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए। और हमने अपनी संस्था के माध्यम से, मैं भी एक एनजीओ नहीं है, एक वॉलंटरी है, जितना भी एक क्षमता सैनिक दल जो 14 स्टेट्स में है और जो SC/ST का ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उसमें करीब 32 लाख लोग हैं पूरे इंडिया के, उसका भी मैं चीफ पेट्रोन हूँ। हम वहां से भी मैसेज देते हैं, हम गवर्नमेंट से भी इंटरेक्शन करते हैं और इस चीज पर जोर देते हैं कि इस देश में जो दोहरी शिक्षा का प्रावधान है उसको मिटा देना चाहिए। जब तक गरीब के बच्चे उस स्तर पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी स्कूल है, गवर्नमेंट के स्कूल है, MCD के स्कूल है, आपने देखा होगा कहीं कहीं उनमें टीचर तक नहीं आते। और जो समाज के बच्चे हैं उनके लिए जो प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। और जब कहीं नौकरी की बात आती है तो उनको एक बार कंपटीशन देना होता है। जब उनकी बुनियादी ठीक नहीं तो उनके बराबर वो क्या काम करेंगे साथियों। जहां तक एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं केवल ये कहूंगा कि आज पूरे भारतवर्ष में, मैं पिछले हफ्ते में US में गया था, वहां कोई एक मीटिंग थी, मैंने वहां पर देखा, आंकड़े पढ़े कि भारतवर्ष से कम हर साल जो हमारे बच्चे, यूथ बच्चे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर या और साइंटिस्ट, वो सब के सब लोग USA में जा रहे हैं। और USA में जब वो लोग जा रहे हैं वहां पर तो करीब 70,000 बच्चे प्रतिवर्ष US में जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस देश में अपॉर्चुनिटी नहीं है बेटो। और जब तक हम अपॉर्चुनिटी काम नहीं करेंगे तब तक ये ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। आज वो अमेरिका पूरे वर्ल्ड का सम्राट कहलाता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से जो भी ब्रेन बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, उनको सबको मिलाकर के उसने रखा हुआ है। साथियों, आज गवर्नमेंट बदली है, सोच बदली है, हो सकता है आने वाले समय में ये जो ब्रेन ड्रेन है ये रुक जाए, क्योंकि जो आज इस भारतवर्ष का जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इस चीज पर काफी वर्क कर रहे हैं और सोच रहे हैं इस बात को कि हमें कैसे करना है। मैं बहुत समय न लेते हुए, चूंकि ये सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी NGO यहाँ काम कर रहा है, हमारे OP गौतम जी और भगत गौतम जी और धीर राघव जी और हमारी जो माताएं बहनें हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह का NGO लगाइए और आप इस पर कैंप लगाइए। और उस कैंप में जैसे डॉक्टर अभी गुप्ता साहब कह रहे थे, सर गुप्ता जी, कि वो केवल यदि आपने कैंप लगा करके किसी डिजीज को पता कर लिया कि ये डिजीज है, ये पता लगाने का काम नहीं चलेगा, उसको आखिरी तक छोड़ के आओ तब तक वो दर्द ना हो जाए। और उसकी जिम्मेदारी यदि कहीं भी आपको ना मिले तो डॉक्टर SL गौतम जी, ये गुप्ता जी यही रहते हैं आपके पत्रा हॉस्पिटल में, तो गुप्ता जी आपकी फुल मदद करेंगे। और अगर यहाँ भी नहीं होगा तो गुप्ता जी आपके साथ है। और जब गुप्ता जी भी अगर नहीं मिले, गोयल साहब है, गोयल साहब भी अगर नहीं मिले तो जोशी साहब को ढूंढ लेना। साथियों, बड़े दुख की बात है, इतना बढ़िया कैंप आपके एरिया में चल रहा है लेकिन सभी उसको भाग जा रहे हैं, बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग दीनहीन, गरीब सरवारा, जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जो डिजीज से परेशान है, किसी तरह से परेशान है, दुख से परेशान है, वो सब लोग इस ऐसे कैंपों पर फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आकर शिरकत करें। धन्यवाद। आज यहाँ पे शास्त्री का भी आयोजन किया, खालसा पंथ का भी आयोजन किया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे कि हमें शिक्षा के और स्वास्थ्य के स्तर पर कैसे अच्छा रखना है। और इसी कड़ी में मैं आपको दिखाने
तत्वाधान में जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, इसमें डॉक्टर समीम अंसारी साहब तो यहाँ पे विभिन्न बीमारियों के चेकअप करके बता रहे हैं और उनको निःशुल्क पर्ची के माध्यम से यहाँ देखा और चेक भी किया जा रहा है और तमाम बीमारियों के लिए उनके लिए रिलीफ कार्ड बनाया जा रहा है। इस कार्ड के साथ साथ उनको जो है दवाई भी यहाँ प्रदान की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर समीम अंसारी साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर समीम अंसारी साहब जो शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य समिति के प्रधान में आज जो शिविर लगाया गया है, अभी तक आप कितने पेशेंट को चेक कर चुके हैं? इस बीमारी के लिए आपने उनको दवाइयाँ दी हैं? इसकी तो यही मिल जाएगी। चाहूँगा जो यहाँ इस रिलीफ कैंप में सुबह से अपनी सेवा स्वास्थ्य सेवाएं मिल नहीं पा रही अच्छे सरकारी अस्पताल यहाँ पे पास में नहीं है यहाँ से और जो प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उनमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है। अभी तक वो अपने पेशेंट देखे सुना उसमें आपको काफ़ी बोला कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कुपोषण का शिकार है, किसी को पूरे शरीर में मिल रहा है, एनीमिया बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन की कमी है, शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कार्डियक पेशेंट है यहाँ पर बीमारियाँ हम लोग चेक कर रहे हैं, चेक करते हैं बीमारी है तो इस तरह के मेडिकल कैंप खोले रहने चाहिए ऐसे लोग जो बाकी जरूरत अच्छे बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा समिति रजिस्ट्रेड के तत्वाधान में आज का प्रोग्राम आयोजन किया गया। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति ने आज जो है एक मेडिकल रिलीफ कैंप का भी आयोजन किया और बाबा साहब के मिशन से संबंधित बहुत सारे वक्ताओं ने आज विचार भी रखे गए। इसी समिति के जो चेयरमैन हैं मेरे साथ हैं ओपी गौतम जी। ओपी गौतम जी जय भीम। जय भीम।
और गौतम जी, जैसा कि शिक्षा के स्तर पे आज आपने ये प्रोग्राम रखा और रिलीफ कैंप का आपने आयोजन किया है, आज बहुत सारे लोगों ने मेडिकल सुविधा भी आपने दिलाई है उनको, और बहुत सारी विभिन्न बीमारियों की लिए दवाइयाँ भी दी गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ साथ आपने लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और मेरा एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का क्या महत्व है आज की दुनिया में? जैसा कि आपने कहा शिक्षा कहाँ से मिली, मैं आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, क्योंकि हमने जो सीखा 25 साल पहले, बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर जोर दिया कि अगर मानव शिक्षित हो जाएगा, किसी का गुलाम नहीं रह सकता, स्वस्थ रहेगा, पैसा भी कमाएगा, अपने परिवार को मजबूत करेगा, वो अपने समाज की और देश की रक्षा करेगा। इसलिए हमने सबसे पहले शिक्षा, हमारी एनजीओ ने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया। और ये बाबा साहब का जो मिशन है, हमारी एनजीओ का एक बहुत ही बड़ा मकसद है कि बाबा साहब के मिशन में हम एजुकेशन के मामले में अपना पूरा रात दिन प्रयत्न करें और उसको आगे बढ़ाएं। जैसा कि हमने अभी इसको छोटे से 5वीं क्लास तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देने का कार्य करेंगे, क्योंकि भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में शिक्षा का जो महत्व है वो अंग्रेजी के अलावा और दूसरी कोई भाषा का नहीं है। इसलिए हम अंग्रेजी भाषा में बच्चों को अपनी शिक्षा देकर और उनको ट्रेंड करके और आगे उनको डॉक्टर इंजीनियर्स बनाने में अपनी एनजीओ की तरफ से पूरी भूमिका निभाएंगे, ऐसा हमारा अपना सोचना है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि आजीवन पढ़ाई लिखाई, ये 2 चीज़ ऐसी हैं, पढ़ने के बाद में आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाने के बाद संगठित भी हो जाता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब का जो एक नारा है जो पूरे भारत और विश्व में गूंजता है, उसको लेकर हम जो चल रहे हैं। हमारी जो संस्था है ये एजुकेशन के मामले में और सेकंड नंबर में ये जो आपका स्वास्थ्य के मामले में है, बहुत चिंतित है। जैसा कि हमारे बीच में देखने को मिलेगा कि जितनी कॉलोनियाँ हैं, लोकल कॉलोनियाँ हैं, उसमें कोई भी ऐसी सरकारी संस्था नहीं है जो बच्चों को सही तरह से शिक्षा देती हो। सरकारी स्कूल में है, उनमें व्यवस्था नहीं है। तो हम एनजीओ की मार्फत ये करना चाहते हैं कि अपने जो सबसे निम्न क्लास का है, जिसको हम जो है SC ST भी कह सकते हैं और पिछड़ा वर्ग भी कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित शिक्षा से यही व्यक्ति है, अगर इसको सही शिक्षा मिल जाए तो मेरे ख्याल से समाज का और इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मेरे साथ थे शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के चेयरमैन आदरणीय OP गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के महासचिव RV गौतम जी। तो RV गौतम जी, सबसे पहले तो आपसे जय भीम करना चाहूँगा। जय भीम सर। जय भीम। और मैं गौतम जी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आज मैंने देखा कि आज सैकड़ों लोगों ने जो है स्वास्थ्य संबंधित अपना चेकअप कराया, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि लोगों को जो है मतलब स्वास्थ्य संबंधित सेवा देनी? भगवान और बाबा साहब की जन्म जन्म अर्पित करते हुए स्वास्थ्य जैसे सबके लिए शिक्षा जैसे ज़रूरी होती है, जैसे स्वास्थ्य भी सबके लिए ज़रूरी है। आजकल मौसम बदल रहा है, तो हमने कैंप लगाया। आज कैंप में हमारा थायराइड, ब्लड प्रेशर और आँखों का कैंप वगैरह ये लगाया है, क्योंकि स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। जैसे शिक्षा ज़रूरी है, ऐसे स्वास्थ्य भी एक जीवन का अंग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे महासचिव RV गौतम जी। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय लियाकत हुसैन जी मेरे साथ हैं। तो लियाकत हुसैन जी, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लियाकत हुसैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आज मतलब इस युग में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इस बात की कि आपने इस बात के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया कि इस देश के करोड़ों बच्चे जो आज शिक्षा से वंचित हैं, वो इस शिक्षा को ग्रहण करें? क्योंकि जब मैं गांव में था तो मैंने पढ़ा और देखा, मैं टीचर था, तो बच्चे वो शराबी जुआरी ज़्यादा बनते, गलत काम करते। उस वजह से मैंने सोचा कि बच्चों को क्यों सुविधा दी जाए और उनको पढ़ा हो जाए। इस वजह से मैंने ये सोचा कि एक एनजीओ बना के उनके लिए अच्छी तरह दिया। हमारी लड़कियाँ भी पढ़ा तो बच्चों का अच्छा घर चलाएंगे, अच्छा करेंगे और गलत संस्कृति से बचेंगे और आगे अपने देश जीवन जो भी चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मेरे साथ में
शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति के कोषाध्यक्ष लियाकत हुसैन जी। जैसे कि आपके समुदाय के लोग जो है मतलब शिक्षा से वंचित हैं और उस वंचित को दूर करने के लिए लियाकत हुसैन जी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसीलिए उनकी आंखों से ये आंसू भी छलक आए कि मेरे देश के अंदर जो है कम से कम मेरे लोगों को कम से कम शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति रजिस्टर्ड के जो संस्थापक हैं एमडी गौतम जी भी हमारे साथ हैं और आज इन्हीं के माध्यम से इस संस्था के माध्यम से एक बहुत बड़ा जो है मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया और बाबा साहब के मूवमेंट्स से संबंधित बातें भी की गई। आज आए जितने भी वक्ता थे उन सभी ने बाबा साहब के शिक्षा के स्तर पे जोर देकर बताया कि इस देश के करोड़ों लोग जो आज शिक्षा से वंचित हैं उनको क्यों शिक्षा जरूरी है। और मेरे साथ है इस समय गौतम जी। मैं आपको पहले तो जय भीम बोलना चाहूँगा। जय भीम। और गौतम जी, जैसा कि इस देश के अंदर बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित हैं, स्वास्थ्य से वंचित हैं, समय पे दवाइयाँ नहीं मिल पाती। बाबा साहब के भी 4 बच्चे दवाई ना होने के चलते वो भी मतलब जो है उस अभाव में चले गए और बाबा साहब ने कितनी कठिनाई से कितनी परेशानी से उस शिक्षा के स्तर को जाना और शिक्षा को प्राप्त भी किया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे आपने ये कदम उठाया है, इसके पीछे क्या राज है? सभी को मेरा जय भीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सी एनजीओ का बायलॉज जिसे संविधान बोलते हैं बनाया था। तो मेरे जो पीछे बैठे हुए हैं लियाकत हुसैन जी, उन्होंने मुझे क्रांति जैसी कुछ शब्द मेरे अंदर डाल दिए। उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी संस्था हम क्यों ना बनाएं जिससे हम शिक्षा दे सकें या जिनको हम हेल्प कर सकें, चाहे वो मेडिकल की हेल्प है, चाहे वो पर्यावरण की है और चाहे वो एजुकेशन की है। तो उनसे प्रेरित होकर मैंने ये अपने बायलॉज का तैयार किया और आज हमारा उस तैयार के बेस पर रजिस्ट्रेशन 2008 में हुआ हमारा और उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें 12A और 80G हमें प्रदान किया। और ये सब सहयोग हमारे जो कर्मठ साथी हैं, गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। अब रही प्रेरणा की बात, क्योंकि हम हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर, हर एक चौराहे पर भूखे, नंगे और प्यासे, विदाउट एजुकेटेड, जिनका एजुकेशन शब्द मीनिंग भी नहीं जानते वो लोग, हमारे मन में ऐसी पीड़ा है कि हम इस चौराहे पे जितने भीख मांगने वाले हैं तो उनको उठाएंगे, अपने संरक्षण प्रदान करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे और उनके स्वास्थ्य की बीच बीच में जांच कराएंगे। हमें जो प्रेरणा मिली वो चौराहे, जो दिल्ली की जो जगह जगह चौराहे पे जो भीख मांगते हुए, उनसे मेरा मन बड़ा ही दुख हुआ। एक बार मैं रो पड़ा था जब लोग भीख मांगे लोगों तो मैं एक दिन भीख मांगने उनको छुटाऊँगा, उनको एजुकेशन दूंगा। जो बुजुर्ग लोग हैं जो अपने बच्चों से परेशान होकर घर छोड़ के चले जाते हैं, उन लोगों के लिए हम संरक्षण प्रदान करेंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे। तो हमने ये ठान लिया कि हम ये करके ही छोड़ेंगे। दिल्ली के अंदर 67,000 एजुकेशन सोसाइटीज़ हैं जो केवल बैग के अंदर बंद पड़ी हैं। हमें भी कई लोगों ने ताड़ना दी कि आपकी एजुकेशन नहीं चलेगी। उन लोगों ने हमारे आत्मविश्वास को और आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से आज हम इस तरह पर आए हैं। आज हम 6वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, एनुअल फंक्शन मना रहे हैं और इसमें बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है और डॉक्टर्स ने भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया जो हमारे सफल हुआ है हमारे मेडिकल कैंप। तो हमारी जो स्थापना का जो उद्देश्य है शिक्षा देना, उनका स्वास्थ्य अच्छा बनाना, पर्यावरण को आगे बढ़ाना, जो विकलांग लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनकी संरक्षण देना, उनको जो बुजुर्ग लोग हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, उनके रोजगार के मुहैया देना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य रहे हैं। और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं इसको आगे जहाँ तक मैं जीता रहूँगा, इसको आगे लेकर जाता रहूँगा। तो गौतम जी, आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से आज आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्या उन करोड़ों लोगों को अपनी संस्था के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो बस यही संदेश देना चाहूँगा। हमारा एक समिति, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति का एक स्लोगन है, देश प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। यही अभियान अपनी समिति को चलाना है और इसी के साथ मैं उन दर्शकों को आह्वान करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि वो हर एक पढ़ाए एक,
हर एक पढ़ा एक, अगर इस नियम को भी लागू कर लेंगे तो हम शिक्षा को बहुत हद तक हम कामयाबी प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। जी धन्यवाद आपका। आज के प्रोग्राम में जो देखा है हमारे बहुत सारे जो लोगों ने आज सेवा लेने आए। गौतम जी साथ में आ और जाएंगे मैं जानना और चाहूँगा देवोवन आने जाति वाले को समय में सील आने वाले प्रदान वर्षों में करेंगे। इस संस्था का क्या लक्ष्य है? आने वाले समय में इस संस्था का लक्ष्य है कि जो मुख्य धारा से छूट गए बच्चे जो कि शिक्षा के लाइन में अंधेरे में रह गए हैं, उन बच्चों को ऊपर उठाना और उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और महिलाएं को मतलब एक ऐसा सशक्त योगदान देना कि ताकि महिलाएं उभर कर आगे आएं और शिक्षा में अपना योगदान दें। आज की आईएन समिति में जो कुछ महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात की जाए तो उसमें राखी अरोड़ा जी भी आज जो है जो उपाध्यक्ष हैं इस संस्था में। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि 1848 में महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले ने पहला प्रयास किया उनको शिक्षित करने का, और अगर मान लीजिए उन्होंने उस समय पे ये प्रयास जारी नहीं किया होता, उन्होंने इस शिक्षा के स्तर पर महिलाओं को शिक्षित करने का योगदान नहीं उठाया होता, तो आज की स्थिति को अगर देखें तो उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सावित्रीबाई फुले जी ने अगर ये ऐसा कदम नहीं उठाया होता तो आज हमारे देश में सारी महिलाएं अशिक्षित रह जाती। वही घर में बर्तन धोना, झाड़ू पोछे, किसी से बात करने लायक नहीं रहती। और मुझे लगता है आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी बात गांव तक पहुंचाएं और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, उन्हें बताएं कि शिक्षा का क्या योगदान है, शिक्षा के क्या मायने हैं। ये सब हम अपने NGO द्वारा लोगों को बताना चाहते हैं। महिलाओं के साथ हम चाहते हैं गाँव के बच्चे, लड़के भी पढ़ें, पुरुष भी पढ़ें, सिर्फ महिलाएँ क्यों, पुरुष भी पढ़ें। जी जी, एक और नया युवा चेहरा मेरे साथ है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा के स्तर पे अगर बात की जाए तो आज महिलाओं को शिक्षा की सबसे ज़्यादा जरूरत है, उसका रीजन और कारण है? सबसे पहले जो लेडीज़ होती हैं वो एक घर की लीड होती है, अगर वो पिलर है वो टूट जाए तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लेडी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी आगे जाके गाड़ी चलेगी। एक पहिया से गाड़ी नहीं चलती, इसलिए हमें एजुकेशन को बनाए रखने के लिए लेडीज़ को आगे बढ़ाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहूँगा? पिंकी। पिंकी कहाँ से? कोंडी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।